सो हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है फास्टिंग शुगर और पीपी शुगर। यानी कि जो पेशेंट हैं शुगर के, जब भी वो जांच कराते हैं तो एक फास्टिंग की जांच कराते हैं, यानी कि खाना खाने से पहले का, या फिर खाली पेट, और एक दूसरा जो जांच कराते हैं वो पीपी का, यानी कि 2 घंटा खाना खाने के 2 घंटे के बाद। तो अक्सर ये देखा जाता है कि ज़्यादातर पेशेंट्स में ये आता है कि फास्टिंग का लेवल बढ़ा होता है और पीपी का लेवल नॉर्मल होता है, या फिर फास्टिंग के लेवल से कम होता है। जैसे सपोज़ करो पेशेंट ने जाँच कराया शुगर का, फास्टिंग और पीपी का, तो फास्टिंग का लेवल आ गया 130 और खाना खाने के बाद आ गया 95। तो जब इस तरह की रिपोर्ट पेशेंट के हाथ में जाती है, तो पेशेंट को लगता है कि मेरा फास्टिंग का रिपोर्ट पीपी की जगह पे कर दिया और पीपी का रिपोर्ट फास्टिंग की जगह पे कर दिया। या फिर उनको लगता है कि हमारा ब्लड को एक्सचेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमारा फास्टिंग ज़्यादा आ गया और पीपी फास्टिंग से कम आ गया। तो इस तरह के रिज़ल्ट बहुत फ्रीक्वेंटली देखे जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से रिपोर्ट आना पॉसिबल है। अब पेशेंट्स को इतना नॉलेज नहीं होता है, तो पेशेंट को जब इस तरह से रिपोर्ट मिलती है, तो उनको लगता है कि यार ये लैब सही नहीं है, ये लोग गलत रिपोर्ट कर रहे हैं, और फिर वो पेशेंट हमारे पास आना पसंद नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसी जगह पे जाँच कराओ जहाँ पे प्रॉपर रिपोर्ट आए। यानी कि जो नॉर्मली जैसा हम सोचते हैं कि जैसे कि हम अगर फास्टिंग में हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है शुगर का लेवल कम आना चाहिए और खाना खाने के बाद ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि पेशेंट ने खाना खा लिया, तो ऑब्वियसली लेवल बढ़ना चाहिए, ठीक है? तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जैसा कि यही पॉसिबल होता है और ऐसा ही आना चाहिए रिज़ल्ट, यानी कि फास्टिंग कम हो और खाना खाने के बाद लेवल ज़्यादा हो। तो नॉर्मली लोगों के मन में यही रहता है। बट कभी-कभी ये इस तरह से उल्टे रिज़ल्ट भी आते हैं। तो अब देखना ये है कि ये इस तरह के उल्टे रिज़ल्ट क्यों आते हैं? आज उसी बात पे हमको डिस्कस करना है, क्योंकि जिन पेशेंट्स को ये नहीं पता होता है कि इस तरह के रिज़ल्ट क्यों आते हैं, फिर वो अननेसेसरी आर्गुमेंट करते हैं और रिपोर्ट पे ही ब्लेम करते हैं कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, और लैब पे ब्लेम लगाते हैं कि ये लोग रिपोर्ट प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, उल्टी-पल्टी रिपोर्ट देते हैं। क्योंकि पेशेंट्स भी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़े-लिखे होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि इस तरह के रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। तो डॉक्टर्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनको प्रॉपर्ली गाइड करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि ये रिपोर्ट ही गलत है, डॉक्टर ने भी बोला है कि इस तरह से रिपोर्ट नहीं आ सकता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इस तरह के रिज़ल्ट्स क्यों आते हैं, क्या-क्या वजह हो सकती है, और अगर इस तरह के रिज़ल्ट आते हैं तो क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बताते हैं कि इस तरह के रिज़ल्ट्स क्यों आते हैं। तो 2 रीज़न होता है जिससे इस तरह के रिज़ल्ट आते हैं। पहला होता है हमारा रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया या फिर रिएक्टिव हाइपर इंसुलिनीमिया। ये दोनों एक ही बात है, नाम थोड़ा अलग-अलग है। अगर आप गूगल पे भी टाइप करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं मेरा कहना ये है कि अगर आप पढ़े-लिखे हैं, भले ही आप किसी अदर फ़ील्ड से हैं, फिर भी आपको ये जानना चाहिए कि इस तरह का रिज़ल्ट क्यों आता है, ठीक है? ये पहला हो गया। दूसरा हो गया डॉन फिनोमिना, DAWN डॉन। तो रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि पेशेंट जभी भी फास्टिंग में ब्लड देता है, तो फास्टिंग में
उसका लेवल बढ़ा रहता है। और जब पीपी देता है 2 घंटे बाद, तो ये इंसुलिन जो रिलीज़ होता है पैनक्रियाज़ से, उसका रेगुलेशन जो होता है ना प्रॉपर नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं, तो इंसुलिन पेट में जो पैनक्रियाज़ होती है, वो इंसुलिन रिलीज़ करता है। बट रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया के केस में क्या होता है, जितनी क्वांटिटी में इंसुलिन रिलीज़ करना होता है पैनक्रियाज़ को, वो उतना इंसुलिन रिलीज़ नहीं करता है। अलबत्ता वो ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ कर देता है और ये टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस में होता है। तो ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है कि जो शुगर बढ़ना चाहिए, वो शुगर घट जाता है। क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है, जभी भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या खाते हैं, तो इंसुलिन क्या करता है रिलीज़ होता है पैनक्रियाज़ से और वो जो कार्बोहाइड्रेट हम खाए रहते हैं, वो शुगर में कन्वर्ट होता है और उस शुगर को इंसुलिन जो होता है वो रेगुलेट करता है। यानी उस इंसुलिन को डिस्ट्रीब्यूट करता है टिश्यूज़ में, बॉडी के अलग-अलग पार्ट में ले जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। बट जब रेगुलेशन ही सही नहीं होता है इंसुलिन का और खाना खाने के बाद ज़्यादा इंसुलिन पैनक्रियाज़ रिलीज़ कर देती है, उससे क्या होता है कि पीपी का लेवल कम हो जाता है और फास्टिंग में ज़्यादा रहता है। और दूसरा जो होता है, हमारा डॉन फिनोमिना होता है। तो डॉन फिनोमिना के केस में क्या होता है कि पेशेंट जब रात में खाना खा के सपोज़ करो सो गया वो, ठीक है? अगर सपोज़ करो पेशेंट ने रात में खाना खाया और खाना खा के सो गया और अगर उसने लो प्रोटीन डाइट लिया है, तो होता क्या है कि 4-5 घंटे के अंदर पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है? डाइजेस्ट होने के बाद जो भी शुगर आता है उसके ब्लड में, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यूटिलाइज़ हो जाता है। अब बॉडी क्या करती है कि बॉडी अगर हम कुछ खाना नहीं खाएँगे, मान लीजिए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो क्या हम ज़िंदा नहीं रहेंगे? हम सर्वाइव करते हैं। कभी-कभी कुछ हादसे हो जाते हैं, लोग कहीं फँस जाते हैं, 3 दिन, 4 दिन तक खाना नहीं मिलता है। तब उनको ग्लूकोज़ कहाँ से मिलता है? आखिरकार उनको ग्लूकोज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो आखिर उनको ग्लूकोज़ कहाँ से मिलता है? तो बॉडी क्या करती है, जो हम ग्लूकोज़ खाते हैं, उसको स्टोर करती है। बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर, बहुत ही कमाल का ऑर्गन है, ठीक है? ये ऑटो जनरेट भी कर सकता है। लीवर ऑटो जनरेट भी कर सकता है। अगर लीवर का थोड़ा-सा पार्ट कट कट कर दिया जाए, तो वापस से वो फिर वो अपने आप को हील कर लेता है। यानी कि फिर सेम जो आपने कट किया है, वापस से वो आ जाता है। जिस तरह से छिपकली को देखा होगा आप लोगों ने कि अगर छिपकली की पूँछ कट जाती है, तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वापस से पूँछ आ जाती है। इसी तरह से लीवर होता है, लीवर भी अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। यानी कि अगर हमने थोड़ा-सा पार्ट काट लिया, तो फिर वो धीरे-धीरे उसको कवर कर लेता है। जिस तरह से अगर हमारा कोई अदर ऑर्गन है या अदर पार्ट है बॉडी का, अगर वो कट जाए तो कट के खत्म हो जाएगा, वापस से वो नहीं आ सकता है। जैसे कि हमारी उँगली अगर कट जाए, तो वापस से उँगली नहीं आ सकती, बट लीवर ऐसा होता है कि वो अपने आप को ऑटो रीजनरेट कर लेता है। तो हम लीवर की बात कर रहे हैं, तो लीवर क्या करता है, जो ग्लूकोज़ हम खाते हैं, उसको स्टोर कर लेता है लीवर एज़ ए ग्लाइकोजन। जो लीवर स्टोर करता है शुगर को, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। फिर जब पेशेंट जो मान लो रात को जब सो गया खाना खा के, फिर बॉडी क्या करती है, सुबह की तैयारी में जैसे-जैसे उसका शुगर यूटिलाइज़ होता है बॉडी में, शुगर की कमी लगती है, तो लीवर क्या करता है, जो अपना ग्लाइकोजन होता है ना, उसको रिलीज़ कर देता है ब्लड में, ठीक है? अभी पेशेंट ने रात को खाना खाया, उसका जो शुगर था वो यूटिलाइज़ हुआ, अब लीवर को ज़रूरत पड़ी कि हमें ग्लूकोज़ रिलीज़ करना चाहिए, तो लीवर क्या करता है, जो वहाँ पे ग्लाइकोजन होता है, उसको रिलीज़ कर देता है ब्लड स्ट्रीम में। उससे क्या होता है, सुबह का जब लेवल हम जाँच करते हैं फास्टिंग का, तो जो ग्लाइकोजन रिलीज़ करता है एज़ ए ग्लूकोज़, उसकी वजह से फास्टिंग का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है?
तो ये जो प्रोसेस होता है, लीवर जो ग्लूकोज़ रिलीज़ करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस की वजह से फास्टिंग का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये समझने की बात है। तो अगर इस तरह का रिज़ल्ट पेशेंट में फास्टिंग का ज़्यादा आता है, तो इसके पीछे ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस है। तो ये पेशेंट को समझना है, ठीक है? अब डायबिटीज़ में क्या होता है, 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 1 एक टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ को जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पैनक्रियाज़ के जो बीटा सेल्स होते हैं, वो समझ लीजिए कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके कई वजह हो सकती हैं, उसमें एक ऑटो इम्यून वजह भी होता है, यानी कि कुछ सेल ऐसे डेवलप हो जाते हैं बॉडी के अंदर, जो अपने ही पैनक्रियाज़ के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिससे इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है या बहुत थोड़ा बनता है। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस होता है, यानी कि टाइप 1। दूसरा जो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, वो टाइप 2 होता है। उसमें क्या होता है, इंसुलिन बनता है, बट वो प्रॉपर्ली यूज़ नहीं हो पाता है या फिर इंसुलिन का रेसिस्टेंट हो जाता है बॉडी में, तो उसको होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ होता है, उसमें शुगर का लेवल बहुत ही फ्रीक्वेंटली अप डाउन होता है, कुछ भी लेवल आ सकता है। कभी एकदम बढ़ जाएगा, कभी एकदम से कम हो जाएगा, इस तरह के उसमें रिज़ल्ट आते हैं, ठीक है? तो जो टाइप 2 का जो डायबिटीज़ होता है, उसमें डाइट का जो रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको कब क्या खाना है, कब क्या नहीं खाना है, मेडिसिन्स कैसे लेनी है, लाइफ़स्टाइल चेंज करना है, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा पेशेंट से कि जभी भी पेशेंट का इस तरह से रिज़ल्ट आता है, तो आप घबराएँ नहीं, डॉक्टर को दिखाएँ, क्वालिफ़ाइड डॉक्टर को दिखाएँ, क्योंकि फास्टिंग का लेवल ज़्यादा आना ये पॉसिबल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और डॉक्टर्स भी इस बात को समझें। डॉक्टर्स को हम थोड़ी समझा सकते हैं, बट कभी-कभी क्या होता है, कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो जिनके पास डिग्री नहीं होती है, तो फिर वो इस तरह की बात कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझें और इस तरह के रिज़ल्ट्स आने पे घबराएँ नहीं। दूसरा ये होता है कि कुछ लैब वाले भी ऐसे हैं जो एडजस्ट करने की सोचते होंगे रिपोर्ट, तो ऐसा ना करें, एग्ज़ैक्ट जो वैल्यू आती है वही वैल्यू दें। क्योंकि बॉडी में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता है, पेशेंट को भी नहीं पता है। जब हम जाँच करते हैं, जभी पता चलता है कि किस तरह के रिज़ल्ट आ रहे हैं। और जिन पेशेंट में इस तरह के रिज़ल्ट आते हैं, सपोज़ करो फास्टिंग का लेवल ज़्यादा आ रहा है, पीपी का कम आ रहा है, तो ऐसे केसेज़ में इंसुलिन की भी जाँच करा सकते हैं कि उनका फास्टिंग लेवल का जो इंसुलिन है, वो कितना है और पीपी के टाइम पे इंसुलिन कितना है। तो उससे भी कन्फर्म हो जाएगा कि डाउन फिनोमिना है या फिर रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया है या रिएक्टिव हाइपर इंसुलिनीमिया है। तो इंसुलिन की जाँच से भी इसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है? तो इसीलिए इंसुलिन की जाँच की जाती है, ये देखने के लिए कि फास्टिंग में कितना इंसुलिन है और खाना खाने के बाद कितना इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? क्योंकि सारा खेल इंसुलिन का ही है, तो इंसुलिन की जाँच हम करा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ पाने के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बाय बाय।